बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मुज़ाकराती प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत अतीकुर्रहमान साबिक़ MPA साहब हैं, और इसके अलावा इनकी जो सियासी जो बसीरत है और सियासी जो इनका बैकग्राउंड है वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। इनके बारे में और इनकी फ़ैमिली के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, कहा जा रहा है, और कई दहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं, इसलिए इनका तारुफ़ जो है वो ज़्यादा उसको हम लंबा नहीं करेंगे। आज हम इनसे ज़िला हंगू की सियासत, मुल्की हालात और तब्दीली वाली सरकार की जो कारकर्दगी है इस हवाले से इनसे बात करेंगे। अतीकुर्रहमान साहब, हमारे प्रोग्राम में आपके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी इसरार अहमद और जी भी मौजूद हैं। आपसे हम जो बात करेंगे, सियासतदान तो वैसे कई ज़ावियों को सामने रखकर बात करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जो बात करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड करेंगे और उसमें कोई बहाम नहीं होगा कि बाद में उसके ऊपर बहस की जाए या कुछ और किया जाए। ये क्या हो रहा है मुल्क में, सियासत किस तरफ जा रही है? शुक्रिया तारिक मुग़ल साहब, आपका शुक्रिया, ये आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। बजट पेश हो चुका है, आपको उसमें आवाम के रिलीफ के मंसूबे नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह कल अपोजिशन लीडर ने अपनी तकरीर में कहा कि ये सुनामी सरकार है। सुनामी का क्या मतलब है आप खूब जानते हैं। महंगाई का ऐसा तूफ़ान, सुनामी आ रही है जो आम आवाम के बस से बाहर होगा। ये हमारी तब्दीली सरकार के कारनामे हैं ना। अतीक भाई, बात ये है कि ये तो हो गई कि ये माशी पॉलिसी हैं जो इंटरनेशनल जो हमारा एक सिनेरियो बना हुआ है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं सियासतदानों के रवैये की बात कर रहा हूँ और हमारे मुल्क का जो तर्ज सियासत पिछले दिनों में जो नज़र आ रहा है पार्लियामेंट में, उसको सामने रखकर बात कर रहा हूँ कि ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियन जो हैं 6-6 लाख अफराद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या इनका काम वहाँ पर नारे लगाना है, गालियाँ देना है, तो बदतमीज़ी का तूफ़ान बर्पा करना है? ये जो एक्ट हुआ है 2 दिन में, इसमें हुकूमत का किरदार और अपोजिशन के जो किरदार है उसको आप एक मुसावियाना अंदाज में, एक गैर जानबदाराना अंदाज में आप पेश करें कि क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं कि आपका स्टेटस बढ़ा है इससे? मुग़ल साहब, मेरे वालिद साहब शहीद गनी रहमान सियासत करते थे, तब से लेकर आज तक हमने जो माहौल देखा है, जिसमें हम बड़े हुए हैं, उसमें बर्दाश्त था। लेकिन जब से इस्लामाबाद में कंटेनर लीडर चढ़े और उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए वहाँ से जो नारे लगाए, जो हमारे नौजवान नस्ल को, हमारे तालीम याफ्ता तबके को जिस तरह उसने वरगलाया, झूठ बोला, सब्ज़ बाग दिखाए और वहाँ से कंटेनर से ये गालियाँ दिया करता था, मैं फ़लाने को पकड़ूंगा, IG को पकड़ूंगा, मैं सिविल नाफरमानी करूंगा। तो ये वही चीज़ों का तसलसल है जो आपको पार्लियामेंट में नज़र आ रहा है। ये इन्हीं लोगों के कारनामे हैं। इससे पहले सियासत में गंदगी नहीं थी। जब से ये लोग आए हैं, आप इनके जलसे देखे। आपकी बात सही है कि जब से ये आए हैं सियासत में एक तनाव का, एक पोलराइजेशन का एक जो सिस्टम है वो सेटअप हुआ है। लेकिन इसका किरदार तो आप ही बने हैं ना, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन जो कर रही है वो भी तो सही नहीं कर रही। क्या जब कायदे ईवान असम्बली में जब ख़ताब करते हैं तो उस मौके पे उन बेचारों को ख़ताब करने का मौका नहीं दिया जाता। इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहले इस तरह नहीं हुआ। हमारे नून लीग के MNA ने जो कहा है कि गाली देना पंजाब का कल्चर है, आप इन चीज़ों को क्यों कंडेम नहीं करते? ये तो मजमूई जिम्मेदारी तमाम पार्टियों पर आती है। मुग़ल साहब, ये एक दिखावा है, कौम के साथ धोखा है। ये तो पार्लियामेंट समझते ही नहीं है। हमारे सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब, ये तो ऑर्डिनेंस पे चल रहा है। तो कब इसने खिताब किया है? ये तो 5 मिनट का खिताब PTV पे चला देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर ये अपने वादे के मुताबिक पार्लियामेंट का एहतराम करते और जिस तरह इसने ख़ुद बोला था कि मैं सवालात के जवाबात दूंगा पार्लियामेंट में, अब जाके TV पे सवाल जवाब करवा रहा है। तो फैक्स मैच के सवालात और होते हैं,
पार्लियामेंट का सामना, तो ये पार्लियामेंट का सामना नहीं कर सकता है। इसने पूरे पार्लियामेंटेरियन को बेतौकीर कर दिया है। इसी वजह से ये पोजीशन है। ये आपकी गहरी नज़र है सियासत पर और रंगों के हालात पर। आप MP साहब से पूछिए, एक्स MP साहब से पूछिए कि ये किस तरफ जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो अपोजिशन है ना, इनमें तकरीबन 10-12 जमातें तकरीबन है, 10 तो होगा जी जी। तो इतने जमातों के बावजूद इतना मजबूत अपोजिशन, फिर इस हुकूमत की आप रास्ता क्यों नहीं रोक सकते? वजह क्या इस अपोजिशन के दरमियान? दो वोटों पे जो हुकूमत चल रही है, हाँ। वजह क्या है, बुनियादी वजूहात क्या है इसकी? अपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है। जब से ये हुकूमत आई है, अपोजिशन वालों को इन लोगों ने जेलों में डाला, अपने लोगों को NRO दिया। तो पहले दिन से लेकर आज तक जो अपोजिशन ने भुगता है, शायद ही किसी डिक्टेटर के ज़माने में भी ऐसा हुआ। वो अपोजिशन ने लोगों को शऊर दिया। अपोजिशन ने लोगों को कहा कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, आप लोगों पे जो सौदा बेचा गया है वो ख़राब था। तो अब जाके पाकिस्तान के अवाम समझ रहे हैं। आपने ज़िमनी इलेक्शन में नहीं देखा कि इनकी क्या कारकर्दगी थी। यही अपोजिशन का काम होता है, पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट के अंदर लोगों का जहन साजी करना, उन लोगों को मोटिवेट करना। तो इतनी कमज़ोर हुकूमत नहीं, अब आपके बैसाखियों पे कड़ी है। आपके ख्याल में ये जो बिलावल साहब हैं ना, पीपल्स पार्टी वाले, ये भी अपोजिशन से राय इख्तियार कराए आपके ख्याल में? बैसाखियों पे खड़ी है तो बैसाखी गिरा देना, क्यों नहीं आप गिराने की कोशिश करते मुश्तरका तौर पे? कुछ लोग होते हैं जो सहारा देते हैं, जैसे इसराइल भाई ने कहा, पीपल्स पार्टी का दोगला मयार, अपोजिशन भी करती है और नहीं भी करती है। पहले पीपल्स पार्टी को वजाहत देनी चाहिए कि हमने पहले जो किया उस पे हमें नदामत है, तभी ये PDM में आ सकती है और एक मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मेरे ख्याल में PDM वाले उन पे एतमाद नहीं करते हैं। अतीकुर रहमान साहब, आते हैं हंगू की तरफ। आप तसलसल के साथ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं इस वक्त जो हंगू से मुंतखब नुमाइंदे हैं उन पर कि यहाँ पर क्लास 4 की जो सीटें हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं, यहाँ पर तरक्याती कामों में बाकायदा अपना हिस्सा वसूल किया जाता है और यहाँ पर करप्शन जो है वो अपने अरूज पर है। लेकिन आपने सिर्फ मीडिया का फोरम इस्तेमाल किया है ये इल्ज़ामात लगाने के लिए। इन इल्ज़ामात को लेकर आप किसी फोरम पर गए हैं या नहीं गए? क्या आपको जाना नहीं चाहिए? मुगल साहब, बात इस तरह है कि आप हंगू के रहने वाले, आप समझते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हंगू में जितने वाटर सप्लाई स्कीम्स हुए हैं, आप लोग जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, उनको इन्वेस्टिगेट करें। अगर आपको 5 स्कीमें फ़ाल नज़र आई तो फिर ये मेरा दावा गलत है। अगर आप लोगों को संगेट का रोड नज़र आती हुई भी, आप लोगों को मुस्लिमाबाद का रोड नज़र आते हुए भी, आप लोगों को जितनी भी रोड्स हंगू में हुए हैं, गुलबाग का रोड था वो आपको नज़र आते हुए भी, क्या आपको नहीं लगता कि ये करप्शन है? क्या आप लोगों को उस काम से आप लोग मुतमईन हैं? मैं कोई बात बगैर दावा नहीं करता हूं जब तक मेरे पास सबूत ना हो। आपके पास सबूत हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया का फोरम इस्तेमाल हो रहा है। मीडिया की जो हालत इस हुकूमत ने की है वो सबके सामने है। मीडिया की बात को तो कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है, या कोई उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आपके पास एहतसाब है, आपके पास एंटी करप्शन वाले हैं, आपके पास दूसरे अदारे हैं, आप वहाँ तक क्यों रुजू नहीं करते? ये तो आप मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं कि हंगू के अवाम ने 3 बार आपको MP इलेक्ट किया है। हंगू के अवाम आपसे, आपकी फैमिली के साथ इजहार मोहब्बत करते हैं, उसका नतीजा ये दिया जा रहा है कि जहाँ तक आपकी एक्सेस है वहाँ पर मेरी एक्सेस नहीं है, वहाँ पर इनकी नहीं है। क्या आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए? मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि मेरे पास फाइलें तैयार है
राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मुझे ये एहतिसाब सेलेक्टेड एहतिसाब नज़र आ रहा है। ऐसे हालात में मैं मीडिया का फोरम भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वो तो एक कॉलर ने कॉल की कि हंगू में क्लास 4 सीटें बिक रही है, लोग उनके पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने उसी की बात को लेकर कहा कि हाँ ऐसी ही बातें हो रही है, मैं सुन रहा हूँ, कौम कह रही है, लोग भी हमारे पास इंशाल्लाह मौजूद है। लेकिन मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेंगे, और छोड़ने वाला कौन है। जब से इलेक्शन हुए हैं हंगू में मैं रहता हूँ, जो भी मसला हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लैंड पे जो अभी मसला चल रहा था, ये लोग हुकूमतें उनके घर गिरा रही थी, कौन खड़ा था मैदान में? मैं खड़ा था। जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है ग्राउंड में, कौन खड़े इन प्लेयरों के साथ? मैं खड़ा हूँ। अतीक और रहमान साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। चलो हम इसी बात पे आते हैं ना, हम आगे बढ़। सियासतदान है, सियासतदान का कौमी प्रॉपर्टी। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं कह रहा हूँ कि मैं इधर हूँ ना, मुझे इनके लोगों का पता है कि ये क्या कह रहे हैं, इनके जज्बात क्या है, कौन सी जगह। आप क्या कहते हैं कि ये जो हंगू की गलियाँ हैं, इसमें मैं नहीं फिरता हूँ, मैं रोज़ाना इन्हीं गलियों में फिरता हूँ, और मुझे पता होता है कि कौन सा काम किसने किस तरीके से किया है। बिल्कुल, आप नहीं, ठीक है, अब सही है, आपकी बात सही है। आप इसका मतलब है कि आप तमाम वो दरवाजे खटखटाने का प्रोग्राम रखते हैं जहाँ से आवाम को भी पता चले राइट यहाँ टाइम पर क्या हुआ है, राइट टाइम पे। तो राइट टाइम का थोड़ा सा इंडिकेशन सर सब पूछे, कौन सा टाइम आएगा राइट टाइम? ये तो मैं भी कहता हूँ उनसे कि आपने कौम को इकट्ठा किया है इस मसले पर कि यार ये कौम हंगू वाला जो है पूरा शोभा तबाह है। सहाबत को तो छोड़ो, हम तो गिले नहीं कहते इस हुकूमत से यार, ये इस हुकूमत सहाबत का तो बुरा हाल किया है आपने। अभी आप नुमाइंदे रह चुके हैं, फिर हैदर है वो नुमाइंदा रह चुका है। अगर फर्ज कर ये हमारा एमएलए दिलचस्पी नहीं ले रही है अब मसाइल के हल में, तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप कौम को इकट्ठा करके उनको बताएं कि ये हमारे मसले क्यों हल नहीं होते? आप किसी का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं हंगू में हर गली में फिरता हूँ, सारे इकट्ठे हैं, सबको पता है, कौम को भी पता है कि ये सेलेक्टेड थे, है और रहेंगे। करप्शन का भी पता है इन लोगों ने। हंगू में आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि जब आपका सरपरस्त होना और आप लोगों ने गैर मुंतखब लोगों को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हो, तो वो क्या करेंगे? वो तो ना टेक्निकल लोग हैं, ना एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और हंगू का खून चूस रहे हैं। खैर है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मैं जितने भी हंगू में, मैंने आपको सिर्फ 1-2 मिसालें दी कि वाटर सप्लाई पे आप लोग और रोड्स पे आप लोग अपना सर्वे कर ले, इन्वेस्टिगेशन किसी से करवा ले। आप लोगों के पास जर्नलिस्ट है, टीम होगी, आप लोग विज़िट कर ले सारे इलाकों का। अगर आप नहीं कर सके तो इंशाल्लाह मैं वीडियो के साथ आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। ठीक है आतिक साहब, ये बात हो गई। आप ये बताएं कि हंगू माशाल्लाह कुदरती वसाइल जो हैं उनसे माला माल एक डिस्ट्रिक्ट है। आपके वालिद साहब ने इसको तहसील से डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलवाया। 2-3 बार वो MP इलेक्ट हुए आज़ाद हसीयत से। आप मुसलसल 3 बार हंगू के अवाम के एतमाद के मुस्तक ठहरे। गैस रॉयल्टी का जो इशू है वो अभी तक हंगू के अवाम को ये गोरख धंधा समझ में नहीं आया कि गैस रॉयल्टी का पैसा सालाना बुनियादों पर कितना मिलता है और किन प्रोजेक्ट पे वो खर्च होता है। और ना आपने ये फ़र्ज़ अदा किया है कि अब आप अवाम को मोटिवेट करें कि आपका हक़ आपको पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि पिछले 8-10 सालों में गैस रॉयल्टी का कितना पैसा हंगू में आया है, और जो आया है वो उस रेशो के मुताबिक है जो हुकूमत ने जो एक उसके लिए क्राइटेरिया मुतय्यन किया हुआ है? बात इस तरह है कि जितने भी लोग यहाँ पे आपकी वसादत से मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं ये बात उनको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी गैस रिलेटेड इश्यूज़ है, ख़ास कर जो इंटरनेशनल्स जो लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ, अपनी ड्रिलिंग कर रहे हैं, वेल बना रहे हैं, वो हंगू का नहीं सोचते हैं।
वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना कमाते हैं। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन को ये केस पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ। आप लोगों को पता है कि एक तरफ तो हमें ये सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं कि गैस होगा, खुशहाली आएगी। आप यकीन कर ले कि आप उस यूनियन कौंसिल का विज़िट कर ले जिसमें वेल है, वहाँ पे पानी मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मुझे वो जवाब दें जो इख्तिसार के साथ होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे सवालात पूछ सकूं। मैंने ये पूछा है कि गैस रॉयल्टी का कितना पैसा बनता था हमको के लिए, कितना आया है, क्या वो म्यार के मुताबिक आया है और वो किन मकासद के लिए खर्च हुआ है, ये मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, हमसे लोग कुछ और मांग रहे हैं और हम नाली और गलियों पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं लगा है स्पेसिफिक, ये हेल्थ इश्यूज पे लगना चाहिए था। मैं उसी तरफ आ रहा था कि उस यूसे में हमारे प्रॉब्लम्स कुछ और है, हमें पानी नहीं मिल रहा है और वो कह रहा है कि आपके लिए नाली बना रहा हूँ। सबसे मेन जो मेरा ख्याल है, मुझे ये बात कहनी चाहिए हर फोरम पे कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे वो पैसा लगना चाहिए कि ये गैस से हमारे नुकसानात कितने हो रहे हैं, हमारी ज़मीनें तबाह हो गई। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। आपका ये कहना है कि ये पैसा जो आ रहा है ये उन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो अवाम के मुफाद में है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मुझे आप ये बताएं, आपने अरकान पार्लियामेंट पे ये बात छोड़ दी है। मेरे सामने करक है, ज़्यादा वेल एजुकेटेड पर्सनस है वहाँ पे, सब वहाँ भी सियासी पावर यकजा हो जाती है। सूबाई असम्बली के सामने धरना हो, नेशनल असम्बली के सामने धरना हो, हाई कोर्ट के सामने धरना हो हकूक़ के लिए, तमाम सियासी पार्टियाँ अपने मफादात को पसे पुश डालकर कौमी काज के लिए वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बना सकते कि आपका MP, आपका MNA, आपके जमीयत के, आपके नून लीग के, आपके NP के तमाम पार्टियों के काबरीन वहाँ पर प्रोटेस्ट करें कि हमारा हक हमें पूरा नहीं दिया जा रहा। ज़बरदस्त बात की, इन लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन के रैली हम यहाँ पे मुनक्किद थी जुम्मे के दिन, रैली हमारी थी, 4 झंडे लेकर ये आ गए। खैर है, इस तरह ये कर ले, ये आगे हो जाए, हम भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे। ये तो हंगू काज है, हंगू काज के लिए हम ये नहीं देखते कि कौन सी पार्टी से कौन है, लेकिन हम अपने पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। ये हुकूमत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत। क्या अल्लाह के बाद पावर किस चीज़ की होती है? हुकूमत की होती है। जब आपकी सूबे में हुकूमत हो, मरकज़ में हुकूमत हो और आप लोग डिलीवर ना कर सके। आपने कहा है कि ये इनिशिएटिव जो है ये हुकूमती अरकान को लेना चाहिए, ठीक है। आप अपने तौर पे अपोजिशन की जो जमातें हैं वो अगर एक साबित नहीं होगा, क्या अवाम अवेयर नहीं होंगे उससे? क्या आपको पता नहीं है कि मुफ्ती उबैदुल्लाह जब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे उसने सारे पार्टियों को इकट्ठा किया था? क्या आपको पता नहीं है कि वो सारे लोगों को लेकर इस्लामाबाद गया? ये आपको तो इन चीज़ों का बखूबी इल्म है। सर साहब, आप ज़रा इनसे पूछें ज़रा ये कि इस वक्त जो हंगू में ज़राअत का जो शुबा है वो क्यों तबाही से दोचार है? मैं कह दूँ मौल साहब, जो मैं कह रहा था वो आपने बताया जी कि आप कौम को क्यों, यहाँ जहाँ से बात शुरू हुई थी वहाँ पे फिर ख़त्म हो जाती है। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह आपने फरमाया कि ये आप अपोजिशन जितनी जमातें हैं, हुकूमत को छोड़ो, हुकूमत की जो PTI है उनको छोड़ो, ये एहतजाज अपने मसाइल के लिए, जो कौम तबाह हो रहा है, सेहत का बुरा हाल है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, तालीम की सूरत तो बिल्कुल तबाहकुन है, तो इनके लिए आप बराए मेहरबानी कुछ आवाज़ उठाएं। मीडिया तो वैसे भी आवाम के मसाइल के हल के लिए आपके साथ है। मैं तो ये किसी पे एहसान भी नहीं करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे वालिद साहब ने ये ज़िला बनाया था, इसलिए बनाया था कि यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। आप यकीन करें कि मैं सियासी स्कोरिंग के लिए यहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं उठाता हूँ, बल्कि ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि ये सारे, आप यकीन करें कि हंगू की आवाम मुझे जितना मोहब्बत देते हैं सोच भी नहीं सकते। तो ये मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, पहले भी की थी, इंशाअल्लाह दोबारा भी करूँगा। इन आवाम को साथ लेकर
इनकी आवाज़ बनकर इंशाअल्लाह ताला ये जिला था ना आपके वालिद साहब ने बनाया था 96 से लेकर अभी तक, आप इस पर नज़र दौड़ाइए कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, अभी मसाइल क्या हैं। ज़बरदस्त बात की है। जब मेरे वाले साहब ने ज़िला बनाया तब के बाद मैं MPA बना, तो जो दुरानी साहब ने उस ज़माने में वो हुकूमत में थे, उसने हॉस्पिटल का ऐलान किया। मैंने ख़ुद वो हॉस्पिटल जितना मुश्किल काम था वो हॉस्पिटल बनाना, जेल बनाना, क्योंकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लैंड थी, सारा ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो ये सब कुछ मैंने किया। जो समरीज थी इनका कब्ज़ा लेना, उसके बाद ये हुकूमतें उनको फ़ंड नहीं दे रही है, जेल उसी तरह पड़ा हुआ है। वो मॉडर्न स्कूल था, हैदरूती जाते जाते आखिरी वक्त में हंगू को एक स्कूल दिया उसने, एक उसने डिग्री कॉलेज का ऐलान किया था। बदकिस्मती से हम ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हमारे स्कीमें थी उसको भी ये लेकर नहीं चले। वो कॉलेज हमसे नौशेरा में बना, हमारे रॉयल्टी की पैसा कहीं और लग रहा है, और जेल ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर ये कंप्लीट होता तो हमको आवाम को नौकरियां मिलती। यहाँ किसी का भाई तो नौकरी करता है। मेरे वाले साहब ने इसलिए ज़िला तो नहीं बनाया था कि मेरा बेटा उसमें नौकरी करेगा, बल्कि जितनी भी लोग आज हंगू में नौकर पेश है अल्लाह के फजलो करम से और ये गनी रहमान की वजह से हैं। तो ये अगर कंप्लीट हो जाते तो आज इसमें कोई नौकरी करता। हॉस्पिटल का ये पोजीशन है, पुलिस लाइन वैसे के वैसे तकरीबन पड़ा हुआ है। तो अगर ये पोजीशन हमारी रही कि हमारे जो मेंबरान हैं वो असम्बली फोरम पे, सेक्रेटरीट लेवल पे इन चीज़ों का वो ना कर सके, तो ये स्कीमें ऐसी ही पड़ी रहेंगी जिस तरह इन लोगों रहमान साहब, इलाकाई जो सियासत है उसकी हम बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे ये पूछना है कि हंगू में ज़राअत ऑफिस का अभी तक लोगों को पता नहीं कि हमारा ज़राअत ऑफिस कहाँ पर है, और इस ज़राअत से मकामी जो काश्तकार हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और बाकी ज़िला को क्या मिल रहे हैं। इस तरह बहबूदी आबादी का ऑफिस है, उसका आवाम को पता नहीं कि वहाँ से आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जंगली हयात का और फारेस्ट का जो ऑफिस है वो 6-6 महीने तक सुनने में आया कि दरवाज़ा उसका बंद नज़र आता है। क्या मकामी जो आपके वोटर्स हैं, अवाम है, वो आपसे ये भी तवक्को रखते हैं कि किसान हैं तो किसानों को सस्ते कर्ज़े दिए जाएँ, किसानों के मसाइल हल किए जाएँ, जहाँ पर उनको ना बारदाना दिया जाता है, ना उनके लिए वर्कशॉप्स का इनकाद होता है कि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जा सकता, जदीद हालात को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हमारा नरियाब डैम बना हुआ है, डैम बनाने का एक मकसद होता है कि वहाँ से आप एनर्जी प्रोडक्शन करें। इसके अलावा दूसरा उसका मकसद ये होता है कि आप वहाँ से एरीगेशन के लिए उस पानी को इस्तेमाल करें। क्या आपको पता है कि वहाँ से कितने हज़ार एकड़ ज़मीन को पानी का दिया जा रहा है? इन चीज़ों पर अवामी नुमाइंदे क्यों तवज्जो नहीं देते? क्या आवाम को अंधेरे में रखकर अपने मकासद के लिए आगे बढ़ रहे हैं ये लोग? ये बहुत आपने अच्छी बात की है। यही हमारा बैकबोन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रिक्ट का यही मतलब होता है कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हो। जब आपके पास डिस्ट्रिक्ट अफसर सारे मौजूद हो तो ये एज ए इंस्टीट्यूशन वो अपना काम करेंगे, फाइट करेंगे। जब तक उनके हेड ना हो तो कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेगा। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट अगेन बात आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बना ही इसलिए है कि सारे ऑफिसेज डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट में हो। तो उसके लिए आपने क्या किया? तो सेक्रेटरीट बनाया ना, और सेक्रेटरीट बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन तो, आपने आपको इनिशिएटिव लिया है। तो अब मैं तो हूँ नहीं, सेक्रेटरी को आपने नहीं, आप जिस तरह बाकी चीज़ों का बेनिफिट लेते हैं कि ये भी मैंने किया, ये भी, आप कम से कम आज यहाँ बेस्ट प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये तो कह सकते हैं ना कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस हैं उनको यकजा करने के लिए मैंने फलां जगह पे आवाज़ उठाई है। ये बात तो आप कर सकते हैं। नहीं जी, हमने अमली काम किए है ना, यही कह रहा हूँ। अब आप लोगों का प्रेस क्लब है, आप लोग बैठे इधर हो, आप लोग आबाद नहीं करते हैं तो क्या करें? इसमें भी आप लोगों का बड़ा किरदार है, इसमें क्यों आबाद नहीं हो रहा? ठीक है, हमारे देखिए, हमारा जो मीडिया हंगू के इलाके में रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम है?
यहाँ पर कोई आदमी तो कि अपने खिलाफ नहीं, वैसे किसी गैर मुतल्लका आदमी के खिलाफ भी बात की जाए तो वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कि आज चंद दिन पहले हमारे एक सहाफ़ी भाई ने एक पोस्ट लगाई कि ट्रांसफार्मर मरम्मत करने के नाम पर लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए हैं। उसको फिर कहाँ से फ़ोन आए, किस तरह उस बेचारे को अपनी वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। क्या सियासतदान अपने मफादात के लिए तो एक हो जाते हैं? क्या आपका ज़मीर गवारा नहीं? आपको पता है इस चीज़ का कि जहाँ कहीं भी ट्रांसफार्मर ख़राब होता है वो अवाम अपने पैसों से करते हैं या आप लोग देते हैं? हंगू में जब पेरोगे तो फिर डरोगे नहीं, हक के लिए लड़ोगे तो फिर भागोगे नहीं। ट्रांसफार्मर पे तो अभी भी लोग अपने पैसे दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कितनी जगहों से मुझे फ़ोन आए हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है, सारे मोहल्ले ने पैसे इकट्ठी की है, आप भी क्या करेंगे? नहीं ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी उसने जो बात की है वो बात बिल्कुल ठीक की है। मुगल साहब फिर उसको फ़ोन गप नहीं लगाएंगे, गप ऐसा नहीं लगाएंगे। ये तो हमारा इलाका है, हमें पता है। आप अल्लाह पे यकीन करें कि लोग अपनी मदद आपके तहत 1000 500 रुपए जमा करते हैं, अपना ट्रांसफार्मर ठीक करते हैं। नहीं करते हैं, ये सारे करते हैं। ये हमारे इलाके में इन लोगों ने कोई कमाल नहीं किया है। तहसील नाज़िम था आमिर गनी, कोई फ़ोन करता था, किसी से भी पूछ लो, उसने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग 500 1000 रुपए जमा करें कि हम आपके लिए ट्रांसफार्मर बनाएंगे। वो बना सकता है, ये लोग नहीं बना सकते। ये तो उसने सही पोस्ट दी थी, लेकिन सही पोस्ट पे फिर भागना, ये कहाँ का इंसाफ है? अब मैं बात कर, वो आपकी भागने वाली बात ठीक आप तक पहुंचा दी। अब मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त चूँकि आप जमीयत के सूबाई रहनुमा भी हैं, आप क्या देख रहे हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान सूबाई हुकूमत ने किया है कि सितंबर अक्टूबर में हम इलेक्शन करवा देंगे, कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? और दूसरी बात ये कि इन इलेक्शन से पहले या इनके बाद में आप अनकरीब ये जनरल इलेक्शन की तरफ भी आपकी नज़र है? माहौल तो बिल्कुल बना हुआ है जनरल इलेक्शन का। बल्दियात, अब बात वहाँ फिर आ जाएगी कि मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा था और आप लंबी चौड़ी जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने कौन सा वादा किया जिस पे यू टर्न नहीं लिया? ये कहता था कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। मैं भी कहता हूँ अगर लोगों के मसाइल आप लोगों ने हल करने हैं तो उसके लिए बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, उसके लिए अपने नुमाइंदे होना चाहिए। ये इमीडिएटली रिलीफ है। अब आप यकीन करें कि एक दस्तखत के लिए एक बंदा MPA MNA के पीछे पैर रहा, वो 16-17 अफसर के पीछे पैर रहा है। अगर आप लोगों के बल्दियाती निज़ाम होंगे तो ये छोटे छोटे मसाइल जो अपने लेवल पे हल होंगे। जिस तरह आप यकीन करें कि पिछली मरतबा ये जो जितने नाली और गलियों के ये देख रहे हैं, ये तो बल्दियाती नुमाइंदों ने किया है। आप यकीन कर रहे हर कौंसल में छोटा नाजिम भी था, वो उन्होंने गली अपनी नाले बनाए, गलियाँ बनाई, और जो लोकल सतह पे था सबको पता है कि उन्होंने डिलीवर किया। इंतखाबात होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों के लानात पे मेरा एतमाद नहीं है। 2018 के इंतखाबात में आपको हराया गया या आप हार गए, इन दोनों में किस लफ्ज़ का आप इंतखाब करेंगे? कौम जीत गई, कुर्सी हार गई। ये सेलेक्टेड लोग हैं, सेलेक्टरों ने इन लोगों का इंतखाब किया था। आज अमल को शफाफ बनाने के लिए हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम लाना चाहती है, आप क्यों नहीं बैठते इंतखाबी इस्लाहात के लिए? हमारे बैठने या ना बैठने को छोड़े, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि ये जो कर रहे हैं ये गैर कानूनी कर रहे हैं, गैर आईनी कर रहे हैं, इसके लिए अपना एक तरीक़ेकार मौजूद है। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा हुआ है? आप नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे या प्रोविंशियल असम्बली का? मेरी कोशिश ये होगी, बाकी पार्टी की अपनी चॉइस है कि मैं नेशनल असम्बली पे कौम की नुमाइंदगी कर सकूं। ये मेरी अपनी ज़ाते रहे हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं, पार्टी पे। हमारे इस चैनल के तवज्जुह से आप ज़िला हंगू के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यकीन करें कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सहाफ़त बहुत हंगू में नहीं, पाकिस्तान में मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान के सबसे सेफ सिटी में, इस्लामाबाद में मुश्किल हो गई है।
ये चैनल्स चलती ही आप लोगों की बदौलत है। मैं आप लोगों की तवज्जुह से, कैमरे की आंख से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, हंगू में सहाफ़त भी आज़ाद होगी, हंगू आवाम की आज़ादी भी आज़ाद होगी। हंगू आवाम जो चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने उमंगों के मुताबिक होंगे। हंगू आवाम ने बहुत सख्त वक्त देखा है, मिलिटेंसी, सेक्टेरियज़म, ये सब कुछ चीज़ें हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। अब इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए और इंशाअल्लाह आप लोगों की और ये आप लोगों की कैमरे की आंख से उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप अपनी सहाफ़त के ज़रिए हमारे हंगू की सही तशख़ीस कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आज ये थे हाजी अतीकुर रहमान, साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली और जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा।